नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम फटाफट हेमंत अत्री जी को जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। थैंक यू। जरा चलते हैं अमेरिका की सैर पर, थोड़ी देर करके आते हैं 20 मिनट। बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हमारे वाले एक जयशंकर साहब हैं। वही जयशंकर साहब जो कह रहे हैं, उनसे सवाल किया गया ब्रिटेन में कि भाई अमेरिका तो बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है दुनिया को। कहने सबको नुकसान पहुंचाएगा, हमको फायदा है, हमको फायदा है। का 100% टैरिफ लगाएगा, का नहीं फायदा है। तो फायदा शब्द, अगर नुकसान को फायदा शब्द दे दिया जाए, बेइज्जती को सम्मान शब्द दे दिया जाए कि आज से हम कहेंगे कि हेमंत भाई आज चलिए फला आदमी का सम्मान कर देते हैं, सम्मान समारोह, मतलब समझ जाइए कि चल के बेइज्जत करना है। तो ऐसा मान लीजिए, इससे बेहतर कुछ होता नहीं है मानने के लिए। गाली बेख्याल अच्छा है खुश रहने के लिए। लेकिन 48 घंटे के भीतर जैसे को तैसा ट्रंप ने कहा था, ट्रंप के साथ भी वहां पे भी पलटी हो गई। 48 घंटे में जैसे को तैसा हो गया ट्रंप के साथ, और घुटने टेकने पड़े। क्लाउडिया सीनबाम और जस्टिन ट्रूडो, इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप को औकात उसकी दिखा दी। अमेरिका को, मुझे लगता है अमेरिका वालों ने चुना होगा कि हमारा गर्व लौटाएंगे। लेकिन अमेरिका जितना इतिहास, आधुनिक इतिहास जितना अमेरिका का हम सब ने देखा है, आधुनिक इतिहास, अमेरिका कभी अपमानित नहीं हुआ इतना जितना पिछले 1.5 महीने में हो चुका है। 1.5 महीने में सारा सूद ब्याज समेत उसको मिल चुका है। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, फिर हेमंत भाई के पास चलूंगा। 4 फरवरी की तारीख थी। कहा जो है ट्रंप साहब ने कि मैक्सिको कनाडा दोनों टैरिफ ठोक रहे हैं 25-25%। उसके बाद अगले ही दिन बैकफुट पे आ गए, कहे कि नहीं 1 महीना और रुक जाते हैं, 1 महीना और रुक जाते हैं। फिर 4 मार्च की तारीख थी। 4 मार्च को कहा अब जो है अभी से लगेगा टैरिफ, रवि जो है अगले क्या डेट से, रविवार से शायद कहा कि टैरिफ लगेगा 25%। उसका नतीजा क्या हुआ? 25 अरब डॉलर कनाडाई मूल्य जो होता है कनाडा का डॉलर, 25 अरब डॉलर पर लगा दिया जो है तत्काल टैरिफ ट्रूडो ने, और कहा कि अगले हफ्ते तक 125 अरब डॉलर पे लगाएंगे। भट्टा बैठ गया। उधर क्लाउडिया सीनबाम, उन्होंने कहा अभी रविवार से रिवर्स पलटी हम मारते हैं, चलो। कनाडा में ऐसा इफेक्ट दिया कि जिस कैलिफोर्निया का टमाटर वहां पिज्जा में इस्तेमाल होता था, उसको छोड़ दिया सबने। इटली का टमाटर इस्तेमाल करने लगे। देशभक्ति की लहर जो कहते हैं ना, राष्ट्रवाद, वो कहते हैं, छोड़ा टमाटर, छोड़ दिया। जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स थे इस्तेमाल ही बंद कर दिया, एकदम खत्म। अब सीधा चल रहे हैं हम हेमंत जी के पास। हेमंत भाई, 48 घंटे मुश्किल से हुए। 48 घंटे में सारी हेकड़ी निकल गई। जो अंदाज है ना वो उसका, वो गर्दन हिला करके ऐसे लगता है कि बिल्कुल सामने वाले को ध्वस्त। हालांकि हम अभी चर्चा में और आगे आएंगे। यूरोपियन देशों ने बहुत बड़ी चुनौती दी है। बेसिकली ये बगावत है। फ्रांस ने न्यूक्लियर अम्ब्रेला खोल दिया है कि हमारे न्यूक्लियर अम्ब्रेला में आइए, पूरे यूरोप को हम अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला में लेने को तैयार हैं, यूक्रेन समेत। ये बहुत बड़ी चुनौती है अमेरिका। तो हम आएंगे, यूरोप वाले पार्ट पे आएंगे, और ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला क्या है आज वो भी समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए बहुत जरूरी है, ताली थाली वालों के लिए। तो पहले इधर चलते हैं, कनाडा मैक्सिको 48 घंटे में घुटने पर ट्रंप। क्यों? आखिर क्या मार्केट कोलैप्स करने लगा? अमेरिका खतरे में नजर आने लगा? क्या ऐसा हो गया? और हमारे आशीष वाले भाई, ट्रंप और जयशंकर की भी थोड़ी सी, उन पर भी टॉर्च जला दीजिए। आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। जी। बहुत ही जो कहते हैं ना, अपेक्षित था जो कुछ ये हुआ। अनपेक्षित इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप जैसे जो मिट्टी के मादो होते हैं, जिनको अपनी समझ नहीं हो और दूसरा कोई समझाने की स्थिति में ना हो, तो उनके साथ यही होता है। और ऐसे कई विद्वान आजकल दुनिया के कई देशों पर काबिज हैं, जिनमें से एक सौभाग्यशाली आप भी हैं। हमारे यहाँ भी एक ऐसे ही बुद्धिमान काबिज है सत्ता के ऊपर। उन्होंने भी नोटबंदी करके दिखाई थी रातों रात और तमाम। खैर, एक चीज मैं आपको हमेशा कहता हूं, और इस पे जब ये टैरिफ वाली बात शुरू हुई थी तब भी हमने एक चर्चा की थी, और मैं आज फिर कह रहा हूं, दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी हो, शासक हो या माफिया हो, झुकता है वो
उसको कोई झुकाने वाला चाहिए। और ये साबित कर दिया कनाडा ने और क्या नाम है मेक्सिको ने। चाइना का तो अभी नंबर भी नहीं आया था। चाइना ने तो अभी एक केवल ट्वीट ही किया था कि जोर सा युद्ध चाहते हैं वो कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए मैदान में। जो आपने कहा कि हालात क्या हो गए, आज अमेरिका पूरी दुनिया के सामने एक उपहास का पात्र हो गया है। जो थानेदार बनने चले थे असल में वो उपहास का पात्र है। 25% टैरिफ ठोक के आप क्या सोच रहे थे कि अब बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, वहां के जो मागा भक्त थे वो बड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे। हालत देखिए 48 घंटे में क्या हुआ। ट्रंप ऐसे ही कोई वो नहीं कि उसने उनको विड्रॉ कर लिया, 1 महीने के लिए टाल दिया। बहुत गंभीर फॉल आउट शुरू हो गए थे। 2 दिन के अंदर, केवल 2 दिन के अंदर अमेरिकन मार्केट 3.6% गिर गई, 3.6%। और ट्रंप तो विशुद्ध कारोबारी है, वो तो एक झटका भी नहीं ले सकता। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान समेत जब से ट्रंप आए हैं देखिए 10 से 12% मार्केट हमारी भी गिर चुकी है। हालांकि हमारी तो सितंबर से गिर रही थी, लेकिन इनके आने के बाद और फ्यूल हुआ वो पूरा प्रोसेस। तो आज जो 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर अमेरिका की मार्केट 3.6% गिरी, शेयर मार्केट। उसके बाद आप देखिए डॉलर इंडेक्स जबरदस्त गिरा, 1.5% गिर गया। तो भाई तो डॉलर को मजबूत करने आया था, डॉलर का भी कर दिया काम। उसके बाद अमेरिकी बाजारों में जो भूचाल आया उसका परिणाम क्या हुआ कि भाई मंदी की दिशा में चल पड़ा पूरी दुनिया। तो जो क्रूड के दाम थे उनमें बहुत जबरदस्त गिरावट आ गई। क्रूड में जो ब्रेंट क्रूड था वो $70.83 पे आ गया। WTI क्रूड था वो $67.4 पे आ गया, 67.74 सॉरी। और चीन, मेक्सिको और कनाडा का जो पलटवार है वो कभी ट्रंप ने सोचा नहीं था कि वो इतने एग्रेसिव और ऑफेंसिव पोस्चर लेकर के उनको औकात दिखा देंगे। ये बात अपने को देखनी पड़ेगी। जिस तरीके से इन्होंने कहा ना कि ट्रूडो 51st गवर्नर ऑफ यूएस, कनाडा के गवर्नर, कल उस आदमी ने कमाल कर दिया। देखिए ट्रूडो इस्तीफा दे करके बाहर होने की स्थिति में थे, इस्तीफा दे चुके थे। उनकी जो लिबरल पार्टी थी उसकी पॉपुलरिटी रेटिंग कुल 12 रह गई थी, ओनली 12। जब से ट्रंप ने छेड़खानी शुरू की उनकी वापस जो पॉपुलरिटी रेटिंग थी 38 पे चलेगी, 38% पे। और वो दोबारा जीतने की स्थिति में आ खड़े हुए हैं। जो उनके कंपिटिटर हैं वो 36 पे खड़े हैं। तो ट्रूडो ने इस अवसर का, जो कहते हैं ना, जो अपने वाले कहते हैं आपदा में अवसर, उसका लाभ उठाया ट्रूडो ने। और आंख में आंख डाल के बात की। कल उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप पूरी दुनिया को मूर्ख समझते हैं, वो बेसिकली खुद मूर्ख है, ये कह दिया उन्होंने कल। और फिर अपने स्पीच में कभी भी राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे को हल्के नाम से नहीं पुकारते जैसे ये बोलते हैं ट्रंप, किसी को भी कुछ बोल देते हैं। उन्होंने कल पहली बार अमेरिकन और कनाडा के एटिकेट्स के खिलाफ है, डिप्लोमेटिक एटिकेट्स के भी खिलाफ। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि डोनाल्ड फर्स्ट नेम से, जैसे अपने यहाँ बोलते हैं ना माय फ्रेंड डोनाल्ड, वो डोनाल्ड बोल दिया था उसको, जिससे वो चिड़ा हुआ जिस बात से कि पढ़ के भी गलत बोला था। तो उसने कल डोनाल्ड कह के बोला। तो इसका मतलब क्या है, जो आपने जिसका जिक्र किया ना कि अमेरिका की दादागिरी, अमेरिका की सुप्रीमेसी और वो सारी चीजें, वो कहीं ना कहीं ट्रंप ने बिल्कुल ठीक कहा, आपने मिट्टी में मिला दी। सारी चौधर, सारी दादागिरी, सारी सुप्रीमेसी। आप देखिए ना, एक यूक्रेन जैसा वार टॉर्न कंट्री, उसका जो प्रधानमंत्री, उसका जो राष्ट्रपति है, वो भी किस तरीके से ओवल ऑफिस में जुलूस निकाल के रख दिया, प्रेसिडेंट का भी और वाइस प्रेसिडेंट का भी। ये तो इतिहास में ही कभी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के जो इन दोनों की नीतियां हैं ट्रंप की, बेसिकली ये चले तो थे नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हालत ये है कि अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स ने इनको औकात दिखा दी, कनाडा ने, मेक्सिको ने, जो इनके छोटे भाई के तौर पे थे, जिनको जैसे चाहते हैं वो हाँकते थे। और चाइना तो अभी, चाइना के इंपैक्ट तो आने बाकी है। चाइना पे 10% पहले लगाया था, 10% अब है। चाइना तो इनको हेड ऑन लेगा ही लेगा। उनको तो अपनी भी दिखानी है ना कि हम इनका इलाज हम ही। आपने तो टैरिफ वार शुरू की, उन्होंने कहा टैरिफ वार में आइए, ट्रेड वार में आइए, या जिस युद्ध में आना आप आइए, हम तैयार हैं। अगले युद्ध का भी जिक्र कर दिया। तो चाइना इज रेडी टू टेक देम हेड ऑन एंड दे आर द नंबर 2 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो इनको अब देखना पड़ेगा। अब कंप्लीटली बैकफुट पे आ गए हैं, घुटनों पे आ गए हैं। और इससे निकलने का रास्ता एक बात, और दूसरी बात क्या होती है आशीष भाई, सबसे डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ी चीज होती है कि बद अच्छा और बदनाम बुरा। ट्रंप की जो अब छवि बनने जा रही है ना दुनिया में, वो ये है कि ये भौंकते ज्यादा है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, लेकिन काटने की इनकी औकात नहीं है। और जब आप सोचिए, जब कनाडा और मेक्सिको ये काम कर सकते हैं, तो यूरोप तो उनके साथ क्या ही कर सकता है, चाइना तो उनके साथ क्या ही कर सकता है। चाइना उनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो इन पूरे हालात में अमेरिका की जो पूरी की पूरी जो उन्होंने एक अर्जित छवि कमाई थी, एक दुनिया के बॉस के तौर पर कह लीजिए, एकमात्र सुपर पावर के तौर पर, उसको ट्रंप ने
आप देख लीजिए 10 दिन वो थे और 1.5 महीने के अंदर ही कर दिया काम सारे का। अब सवाल ये है कि अमेरिकन मागा ग्रुप कहां जाएगा? वो हमारे वाले भक्तों की तरह नहीं। हमारे वाले तो बहुत मस्त है, देखिए हमारे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जयशंकर ने कल क्या किया वहां पे ब्रिटेन में बैठ के, उन्होंने कहा कि ट्रंप की जो नीतियां है ना वो भारत को लाभ देंगी। हाँ, सोच के देखिए आप, 100% टैरिफ भारत के लिए हितकारी है, तो आपने पहले क्यों नहीं करवा लिया ये काम? तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी ट्रंप से रिक्वेस्ट कि करती है साहब भाई सब कर दो 100, या सौ अभी भी परसेंट अभी कीजिए। भी अभी भी हेमंत भाई मैं कहता हूँ कि 100 में लाभ हो रहा है तो और थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे 150 कर दीजिए, थोड़ा तेजी से लाभ होगा, तीव्र, जी हाँ तीव्र विकास होगा हमारा। और जी एक बात और, इस देश के बेसिकली हमारे जो दोनों हैं, एक मतलब एक दोनों क्या एक ही हैं, उन्हीं के अलग अलग जैसे होता है ना कि उन्हीं के शरीर से उपजे हुए अलग अलग छोटी छोटी शक्तियां हैं इस देश में। ये पूरे देश को मूर्ख मान चुके हैं। पूरी दुनिया में ट्रंप की मुखालफत हो रही है, पूरी दुनिया में। हर देश जिस पे 10% टैरिफ लग रहा है वो भी, जिस पे 20 लग रहा है वो भी, 25 लग रहा है वो भी। हमारा वाला कह रहा है 100% पे हमें फायदा होगा एक अकेला, बस होगा मुंह से। कैसे होगा ये सवाल आया, मैंने सुना था उसको, कैसे होगा उसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने क्या कहा उसके आगे, कहा हमारे और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हमारी संबंध आपस में बहुत अच्छे हैं, हमारी में बिल्कुल स्पष्ट है नीतियां। तो वो जब मैं सुना तो मैं कहा वाकई जयशंकर ठीक कह रहे हैं। दुनिया में भाई भाई का, पति पत्नी का, माँ बेटे का, पिता पुत्र का, सबका रिश्ता जो होता है, अगर कितना भी अच्छा हो तो भी उसमें उसमें थोड़ा सा टकराव होता है। क्योंकि कई बार जब बेटा पुत्र घर चलाने लगता है तो पिता के विचारों से सहमत नहीं होता तो थोड़ा टकराव होता है, पति पत्नी में अक्सर टकराव होता रहता है? ये सब चलता है। लेकिन कहां पर टकराव नहीं होता, एकदम शानदार संबंध कहां होते हैं, जहां पर एक ने गाली देना शुरू किया, दूसरे ने कहा भाई साहब कितनी अच्छी गाली आप देते हो। उससे अच्छा संबंध हो ही नहीं सकता। वो दुनिया का सबसे मधुर संबंध होता है जो एक पक्षीय होता है, एक पक्षीय होता है। एक आदमी प्यार कर रहा है और दूसरे को पता ही नहीं है कि वो प्यार कर रहा है, तो उससे खूबसूरत प्यार कहीं नहीं हो सकता। उस प्यार में कोई कभी लड़ाई होती ही नहीं है कि एक प्यार कर रहा है दूसरे खबर ही नहीं है कि वो प्यार कर रहा है। तो एक तरफा ऐसे ही मोहब्बत, रिश्ता, एक हाँ तरफा तो मोहब्बत। ऐसी एक तरफा मोहब्बत वो सबसे खुशनुमा होता है, अद्भुत, कि कोई झगड़े गुंजाइश नहीं है, न कोई चांद लाना है, न सितारा लाना है तोड़ के, कोई गुंजाइश नहीं है झगड़े की। वैसे ही जो है जयशंकर ने जब बताया तो मैं भारत और अमेरिका के रिश्ते को समझा। एक तरफा डोनाल्ड ट्रंप फटकार देंगे, डांट देंगे, कहेंगे नहीं कोई टैरिफ पे बहस नहीं हो सकती है। यही तो आया था मोदी जी के लौटने के बाद ट्रंप का स्टेटमेंट, कि हमने बोल दिया कि इस पर कोई मुझसे बहस नहीं करेगा। सब सुन के चले आए, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेइज्जत हुए, सारी बेइज्जती करके चले आए। लेकिन संबंध बहुत अच्छे हैं भाई साहब, बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि सिर्फ ट्रंप बोलते रहे, हम तो सुनते रहे। इतने अच्छे संबंध कैसे होंगे? अब जरा यूरोप पर आ जाते हैं। यही ट्रंप और मोदी और जयशंकर, इन्हीं के बरक्स, इनको आईने में देखते हुए आते हैं यूरोप पर। एक मीटिंग हुई फिर, फ्रांस ने कहा है कि मैं पूरे यूरोप को न्यूक्लियर अम्ब्रेला में लेने के लिए तैयार हूं, देने के लिए तैयार हूं, यूक्रेन को भी। मेलोनी है, मोदी मेलोनी ट्रंप, ये ऐसे माने जाते हैं, जैसे एक होता ना कि वैचारिक रूप से एक तरफ वाले, वैचारिक रूप घी, से, घी शक्कर। हाँ वैचारिक वाले। मेलोनी भी ट्रंप की कट्टर समर्थक है, लेकिन मेलोनी ने पता है क्या कहा? मेलोनी ने कहा कि नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं कर सकते हो, तो उसमें आर्टिकल 5 कोई है नाटो में, कहा कि उसको बढ़ा करके उसमें ले लो यूक्रेन को। अब आप समझिए कि समर्थक ट्रंप की कट्टर साथी, उस आर्टिकल 5 में अगर यूक्रेन को शामिल कर लिया जाता है तो नाटो को यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मतलब नाटो जवाबी हमला करेगा, अगर यूक्रेन पर कोई हमला करता है तो फिर नाटो को उसमें युद्ध में जाना पड़ेगा बिना शामिल किए। ये रास्ता मेलोनी ने निकाला, यानी ट्रंप को सबने छोड़ दिया अकेले। सिर्फ अब ट्रंप का एक ही दोस्त है, माय फ्रेंड, बस। क्या मतलब ऐसे हालातों में विदेश नीति पर बहुत बात होती है कि नेहरू, पूरा सब जिम्मेदार नेहरू हैं, जबकि हम लोग तो यही जानते थे कि फॉरेन पॉलिसी नेहरू ने जो इस देश को, मतलब नवजात भारत को जो फॉरेन पॉलिसी दी थी, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। दुनिया के तमाम मुल्क नेहरू के इस मामले में, जैसे आर्थिक मामले में मनमोहन सिंह की जो रिस्पेक्ट थी,
फॉरेन पॉलिसी में वही दुनिया में नेहरू की रिस्पेक्ट थी। लेकिन आज जो हमारे आए हैं मोदीनॉमिक्स, मोदी विदेश नीति वाले, ये सब खारिज कर दिए। कहाँ पर आज हम कहाँ खड़े हैं, ट्रंप कहाँ खड़े हैं, यूक्रेन कहाँ खड़ा है, रूस कहाँ खड़ा है, चीन कहाँ खड़ा है, और नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या होने जा रहा है? हेमंत भाई। अच्छा जी भाई, देखिए सीधी सी बात है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, जो कूटनीतिक संबंध होते हैं, वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर बेस होते हैं कि मेरा भी हित, आपका भी हित। सबसे पहली प्रायोरिटी और क्राइटेरिया ये होता है उसका। आपने बिल्कुल सही कहा, इटली का एग्जांपल दिया, वहीं से शुरू करते हैं। किसी की व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है, किसी की व्यक्तिगत दोस्ती हो सकती है, कोई क्लेम कर सकता है, या आपने जैसे कहा एक तरफा मोहब्बत भी हो सकती है, लेकिन अपने राष्ट्र के हित सबसे पहले होते हैं। तो मेलोनी को इटली में जब बैठी है, वो इटली का लीड कर रही है, तो उनके लिए आप सोचिए यूरोप पहले या अमेरिका पहले? अमेरिका तो बहुत आगे जाके आता है। तो उनको पहले अपना, अपने आसपास का, और एक कलेक्टिव जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है यूरोप, उसका, यूरोपियन यूनियन का, उसका हित देखना है। उनके हित में ही इटली का हित है। तो बेसिकली ये राष्ट्र के हित के ऊपर जुड़ी हुई बात है, किसी की व्यक्तिगत चॉइस ये चीजें नहीं हुआ करती। पहली बात। जो यूक्रेन के साथ, देखिए यूक्रेन ने जो उनके जो पूर्वज थे जिन्होंने 93-4 में, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा परमाणु जखीरा यूक्रेन के पास था। और जब 91 में यूएसएसआर टूटा, उसके बाद यूक्रेन ने यह फैसला किया कि हम अपने परमाणु हथियार त्याग देंगे। हाँ। और जब इसके एवज में तमाम देशों ने, अमेरिका समेत, रूस समेत, सबने कहा कि आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। अगर आप सोचिए उनके पास आज वो परमाणु हथियार होते, हालांकि मैं परमाणु उसका प्रसार का हिमायती नहीं हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा डेटरेंट होता है, बहुत बड़ा डेटरेंट, कि आप मुझ पर हमला ना करो, कि इसके पास तो बहुत दूसरे किस्म का हथियार है। उन्होंने जैसे ही हथियार त्यागे, उसके बाद रशिया ने देखिए क्या किया उनके साथ, और तमाम बार उसको इस तरह के अतिक्रमणों का वो करना पड़ा। तो अब फ्रांस बिल्कुल क्या कर रहा है कि फ्रांस उसमें एक लीड रोल लेने की कोशिश में है। मैक्रों को पता है कि वो झिड़क चुके हैं, वो ट्रंप को करेक्ट कर चुके हैं व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में बैठ के। तो मैक्रो और दुनिया के बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारी तरह आत्ममुग्ध नहीं है। उनको ये पता है कि ट्रंप जैसा सनकी व्यक्ति, एक बार जिसके साथ तर्क वितर्क हो गया, वो तुम्हें कभी लाइक नहीं करेगा और तुम्हें इक्वल उस पे फुटिंग पे नहीं रखेगा। इसलिए उन्होंने पंगे लेना ज्यादा शुरू कर दिया अमेरिका से। कह दिया कि मैं देता हूं तुम्हें परमाणु शील्ड, क्या दिक्कत है बताइए, कम अंडर माई एटम अम्ब्रेला, कहां समस्या है? तो वो अपने आप को एक नाटो के सब्स्टिट्यूट के तौर पर फ्रांस देखने की कोशिश कर रहा है। उससे क्या होगा, जब नाटो की दुकान बंद होगी तो ट्रंप के ऊपर भी एक खास तरह का प्रेशर आएगा, उनके ऊपर भी दबाव आएगा, उनकी भी थू होगी कि इतनी बड़ी व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था 1949 से चली आ रही थी, आज 2025 में ऐसा क्या हो गया, तुम मट्ठा बिठाओगे। अपने देश के अंदर ही जबरदस्त विरोध शुरू हो जाएगा। तो ये सारे हालात को देखते हुए मैक्रो ने एक लीड ले ली। इटली जाएगी तो कहां जाएगी? सारा यूरोप, यूक्रेन के मामले में आपने पहले भी देखा, सारे एक है। और ना केवल यूरोप, अगर आपने देखा हो लंदन के अंदर जो समिट हुआ, उसमें 44 देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे। कुछ लोग वहीं पे मौजूद थे 24, और 20 लोग नेट के माध्यम से जो भी उनकी मीटिंग से जुड़े हुए थे उससे। उन सब में से किसी ने भी एक ने अमेरिका का समर्थन करने की बजाय सीधे यूक्रेन का समर्थन किया। तो जो अमेरिका की कई दशकों से जो चौधर चली आ रही थी, वो तो निपट गई उस दिन। अब इस सारे के अंदर देखिए, सारी दुनिया ने एक स्टैंड लिया है, केवल एक हिंदुस्तान ऐसा विरला देश है जो अपना सत्यानाश होते हुए भी उसको जय जय बता रहा है। वो जयशंकर हो, मोदी तो खैर बोलते ही नहीं, मोदी को तो पता ही कुछ नहीं विदेश नीति का। जयशंकर को क्यों रखा हुआ, आपको ये देखना पड़ेगा। कैरियर डिप्लोमेट हम कहते हैं उनको, लेकिन बहुत शर्मनाक बात है, जो व्यक्ति बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को, जिसमें सारी जो स्थापित जो परंपराएं उनको तोड़ करके जिस तरीके से ट्रंप दुनिया को हाँक रहे हैं, और एक कैरियर डिप्लोमेट उसको भी देश के हित में बता रहे हैं, तो आपको मतलब समझना पड़ेगा क्या है। इसी काम के लिए ये विदेश मंत्री बनाया गया था। ब्यूरोक्रेट क्या करता है? ब्यूरोक्रेट हमेशा अपने से तगड़े को प्रणाम करता है, चरणों में लेट जाता है, और अपने से कमजोर के उसको रगड़ देता है। तो जब पाकिस्तान का नाम आता है तो जयशंकर दहाड़ने लगते, ये कर देंगे, कल तो कश्मीर ही खाली करा देते वो, बोला पीओके खाली हुआ और बस बात बन गई हमारी, पाकिस्तान से तो कोई झगड़ा ही नहीं। पाकिस्तान से कश्मीर खाली करना इतना आसान समझ रहे हैं लंदन में बैठ के, वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी स्थिति जो है कि जब चाइना का नाम आता है तो कहते इतनी बड़ी इकोनॉमी, हम इतनी इकोनॉमी, हम क्या उनसे पंगा ले लें? सोच के देखिए आप। तो ये सारी स्थितियां बेसिकली ट्रंप को, ये जो हिंदुस्तान वाले जो लोग कर रहे हैं, चाहे मोदी कर रहे हैं, चाहे जयशंकर कर रहे हैं, इनको छोड़ करके दुनिया में किसी भी कॉर्नर से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिली। और हमारे वाले हैं जो जलील होकर भी सपोर्ट करने पे तुले हुए हैं।
कह रहे कि इससे लाभ होगा हमें, ट्रंप की नीतियों से हमें लाभ होगा, वर्ल्ड का ऑर्डर बदल रहा है, बता तो दो कैसे लाभ होगा, बता दीजिए एक बार। तो बेसिकली क्या है कि अमेरिका किस धुन में धुन, क्यों? क्योंकि जयशंकर को इस देश की बजाय मोदी की स्वामी भक्ति करनी है, और मोदी को किसी और की स्वामी भक्ति करनी है। वो हिंदुस्तान में उसका जो मेन फाइनेंसर है वो फंसा हुआ है अमेरिका के अंदर, और ट्रंप इन फॉल्ट लाइंस को समझते हैं। तो हिंदुस्तान के बारे में तो जो मुंह में आता है उसके आगे मैदान है, कुछ भी बोल देते हैं। अब बोल के दिखाए ना कनाडा के सामने, अब बोले मेक्सिको के सामने। चीन का नाम तो वैसे भी नहीं लेते कभी, वो रशिया का नाम भी कभी नहीं लेते, उनको तो माई फ्रेंड कहते हैं। हम जबरदस्ती उनके गले पड़े कि हमारे माई फ्रेंड वो है, वो हमें फ्रेंड मान रहे हैं, ये तो अलग बात, आपको ही पता है। तो जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, चाहे वो यूरोप की है, चाहे कनाडा की है, चाहे मेक्सिको की है, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जिस चीज की हम सारे ये उम्मीद कर रहे थे कि ट्रंप को यूएस को आइसोलेट करने में 6-7 महीने लग जाएंगे, वो काम उन्होंने पहले 2 महीने में करके दिखा दिए। 2 महीने हुए नहीं है, अभी 12 दिन बचे हुए। तो ये सारी जो स्थितियां हैं ये अमेरिका को एकदम आइसोलेट कर देंगी। जो वो ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, वैश्वीकरण की, उसको वो वापस नीति को प्रोटेक्शनिज्म पे ले आए, संरक्षणवाद पर ले आए, अमेरिकन हित। अरे इतनी बड़ी ताकत हो तुम किन चीजों पे लड़ रहे हो, टैरिफ पे और तमाम चीजों पे। तो उन्होंने अमेरिका के स्टेटस को बिलिटिल कर दिया है, जैसे हमारे वाले करते हैं ना कि पूरी दुनिया में विश्व गुरु है, लेकिन जब भी कोई मुद्दा आएगा फिर वहां चुप हो जाते हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं देते। मैं यही यही जो आपने कहा, चलो अमेरिका अमेरिका तो 3.6% अमेरिकी मार्केट 3.6% टूट जाना, ये अगर अमाउंट में आप आएंगे, यहाँ पर 1% 1.5% जब टूटता है तो एक एक दिन में 1-1 लाख करोड़ रुपए डूबते हैं। 3.6% डूब जाना, अमेरिका की मार्केट, अमेरिका के उद्यमी ये सब त्राहिमाम करने लगे। इसीलिए बार बार 4 फरवरी को बैक फुट पे गए, 4 मार्च को बैक फुट पे गए, सब फैसले बैक फुट पर। एक बार मैं आपको देशों के नाम जो मेरे जेहन में है, कुछ छूटेंगे तो हेमंत भाई बताएंगे, वो बताता हूं। दुनिया भर के वो देश, इसमें खाली एक भारत माइनस होगा, जिन्होंने ट्रंप को उसी अंदाज में आंख दिखाई है, उसी अंदाज में। हो सकता है किसी की आंखें छोटी हो, किसी की बड़ी हो, लेकिन आंख उन सब ने दिखाई है। आगे मैं आपको एक विजुअल दिखाऊंगा इस कार्यक्रम को खत्म करते करते। अपने यहाँ याद है ना अमृतसर में जितने उतरे थे C-17, नेपाल का एक तस्वीर, अभी नेपाल का एक विजुअल आया है। नेपाल में चार्टर से भेजा है अमेरिका ने, नेपाल के नागरिकों को चार्टर से भेजा है, और उनके न पांव में बेड़ियां हैं, न हाथों में हथकड़ियां हैं। अभी एक ताजा विजुअल आया है। एक मतलब पत्रकार हैं, और अक्सर मतलब वो ऑथेंटिक चीजें ट्वीट करते हैं। रणविजय ने ट्वीट किया है। मैं अभी आपको तस्वीर दिखाता हूँ, उसके पहले देश गिनाता हूं। वो ऐसे ऐसे देश हैं कि जिनको अगर आप हाथ में, जिनकी बड़ी हथेली होगी खली टाइप में, तो हो सकता है बित्ते से भी नाप दे उन देशों को। ग्रीनलैंड, उसी भाषा में, आंख छोटी बड़ी हो लेकिन दिखाया वैसे ही। पनामा, वो जो है, अल सल्वाडोर, कोलंबिया, पेट्रो, कोलंबिया पेट्रो साहब, पेट्रो, मेक्सिको, कनाडा, फ्रांस। मैक्रो गए वहां पर, उसी व्हाइट हाउस में बैठ के करेक्ट करके आए उनको। फ्रांस, स्टारमर, ब्रिटेन, यूक्रेन, जेलेंस्की, उनको तो फेमस ही हो गए। जितने नहीं जाने थे युद्ध में, साल में 21 दिन में जान गए लोग। वो दुनिया कई देशों में चुनाव लड़ सकते हैं, इतना फेमस हो गए कि चलो ट्रंप को हड़का के आया है। तो अब छोटे छोटे देशों की एक पूरी फहरिस्त है, जहां जहां चीन की तो बात ही छोड़ दीजिए। मार्को रूबियो ये जब शपथ लिए, उसके बाद उनकी विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, ट्रंप की जो नई विदेश मंत्री अब बनी है। मार्को रूबियो अपने समकक्ष विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री से बात की, तो सीधा चीन के विदेश मंत्री, चीन वाले ने कहा भाई हद में, औकात में रहना, हमसे बातचीत करो तो औकात में करना, मतलब वहां पर लिमिट नहीं क्रॉस करने का, लिमिट में रहने का, वो वाले भाषा में समझाया। कोई नहीं बचा, बस खाली मोदी जी का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं अब तक है जिसको हम भी कोट कर पाते, एक बार खुश हो पाते। विजुअल रेडी हो तो दिखा दीजिए, एक फाइनल टिप्पणी लेंगे 30 सेकंड का और खत्म करेंगे। ये इसलिए दिखा रहा हूं विजुअल के, देख लीजिए। ये तस्वीरें रणविजय ने, जो है रणविजय सिंह ने किया है ट्वीट अभी। ये है नेपाल, चार्टर से भेजा गया है। ये बेसिकली ट्वीट किया है रणविजय ने, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये यूएस से जैसे फुटेज जारी होता है वो उसी का लग रहा है, क्योंकि इस पर लिखा भी हुआ है
मेरे सामने भी मैं खोल लेता हूँ इसको, इस पर लिखा भी हुआ है बाकायदे, ये फुटेज इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा जो फुटेज है इंडियन एक्सप्रेस का, द इंडियन एक्सप्रेस, उसका फुटेज इन्होंने लगाया है। और सोर्स में भी मैं बता दूं, यूएस नेटवर्क पूल वाया राइटर्स, यानी इसके ऑथेंटिसिटी में कोई संदेह नहीं है। ये जो है राइटर्स का है, यूएस पूल का विजुअल है। ये देखिए आप, और जरा हमारे यहाँ कौन कौन क्या क्या बोला था, खट्टर से लेके जयशंकर तक, भाई करना पड़ेगा, तो अपराधी हैं तो इनको जैसे भेज दे। भाई ये क्या है, ये पुरोहित, राज पुरोहित थे सब, नेपाल वाले राज पुरोहित थे, हमारे वाले अपराधी थे। कोलंबिया वाले गया पेट्रो अपना विमान लेकर के लेके आया कि हम सम्मान से लेके आएंगे, हमारे देश का सम्मान पहले है। वो ट्रंप हमारे देश का सम्मान नहीं तय करेगा, तुम अपना विमान अपना सब कुछ रखो, हम अपना विमान भेज के, तो जाके वहां पे जब लैंड किया विमान कोलंबिया का, तो विमान में जा करके अपने लोगों को लेके आया, स्वागत किया। हमारे यहाँ वाले मतलब ऐसे बेगैरत है, कहते नहीं नहीं ऐसे ही आना चाहिए। और पीछे पीछे वो जो ट्रोल्स हैं और वो आईटी सेल वाले कहते नहीं, ये गए थे ऐसे तो आएंगे कैसे, बताइए कैसे बेशरम बेगैरत हैं ये सब। और कहते हैं कि देशभक्त हैं हम। हेमंत भाई, फाइनल कमेंट। आशीष भाई, दुख की बात यही है कि आपने पहले दिन से हम एक लगातार बात कर रहे हैं। पहले दिन जब ये हमने पिक्चर्स देखी थी, उसमें हमने कम से कम 3 शो किए, और कल भी जब हम बातचीत कर रहे थे उसमें एक रेफरेंस आए थे। और उसके बाद मैं देख रहा था कमेंट्स के अंदर 3-4 जाहिल उस पर टिप्पणी कर रहे थे कि जो अपराध करके गए थे उनको तो ऐसे ही लाया जाएगा। जहाज के अंदर वो हथकड़ियों में थे, हिंदुस्तान की धरती पे नहीं थे। ऐसे ऐसे जाहिल पैदा हो गए हिंदुस्तान के अंदर, जिनको ये अकल ही नहीं है कि देश का आत्मसम्मान क्या होता है, राष्ट्र का गौरव क्या होता है। आपने हिंदुस्तान के व्यक्ति को छोड़ करके किसी भी देश में इस परिस्थितियों में लोगों को उतरते हुए देखा क्या? कोलंबिया में देखा हो, मेक्सिको में देखा हो, चाइना के तो मैक्सिमम अवैध प्रवासी, वहां का कोई एक आदमी देखा हो। और आज आपने हद कर दी जब नेपाल में ये दिखा दिया कि वो भी चार्टेड से आए, तो फिर तो हमारा तो कहना ही क्या। इसका मतलब तो एक बात आपको साफ तौर पे माननी पड़ेगी, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कह रहा हूं, कि जब नेपाल अपने लोगों के आत्मसम्मान और गौरव की बात को संरक्षित कर सकता है, तो क्या हम ट्रंप के हाथों में खेल के उनके मागा सपोर्टर्स को, ट्रंप जो खुश कर रहे हैं इस हरकत से, क्या उसके पार्टनर थे क्या? अब तो ये कहने में कोई संकोच नहीं बचा। जब नेपाल में भी चार्टेड से लोग आ रहे हैं और हिंदुस्तान में हथकड़ी, बेड़ी और सैन्य जहाज में आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में आ रहे हैं, तो इसमें तो अब कुछ कहने को बचा ही नहीं। और जितने ये जो आईटी सेना और ये जो तमाम राष्ट्रभगत जो हमें राष्ट्रद्रोही कहते हैं, एक बार उनको जरा अपने अंदर जाके देखना चाहिए कि उनके राष्ट्रवाद के क्रेडेंशियल्स क्या है, वो किसको राष्ट्रवाद मानते हैं, आत्म गौरव क्या है, आत्मसम्मान क्या है, दुनिया के अंदर आपकी स्टैंडिंग क्या है, विश्व गुरु की औकात क्या है। अगर ये सारी स्थितियां अगर यूं ही चलती रही तो हिंदुस्तान को पूछेगा कौन? हिंदुस्तान एक टेस्ट केस बन गया ट्रंप के जो विम्स थे उनको प्रूव करने का, कि देखिए हमने हिंदुस्तान के जो एलियंस थे, वो तो एलियंस लिख रहा था ट्वीट में, इंडियन एलियंस, सोचिए आप। और उसके बाद किसी और देश के बारे में उसने नहीं लिखा। तो इसका मतलब तो व्यक्तिगत तौर पे हमें जलील किया, हमारे से खुन्नस निकाली, केवल अपनी कंस्टिट्यूएंसी, अपने सपोर्टर्स को खुश करने के लिए, और हम उसमें टूल बन गए या हम उसमें चुप रहे। आप मुझे आज तक एक भी शब्द दिखाइए विदेश मंत्रालय का जिसमें उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर को डिमार्च दिया हो या विरोध किया हो या कोई भी कम्युनिकेशन किया हो, आज तक एक शब्द दिखाइए। मोदी व्हाइट हाउस में जाके बैठाए, ओवल ऑफिस में बात कराए, उसका जिक्र किया हो? फॉरेन सेक्रेटरी से वहां पूछा गया कि क्या कोई बातचीत हुई, उन्होंने जिक्र किया हो? क्या देश के 144 करोड़ लोगों के आत्मसम्मान से ऊपर है मोदी? और ये जो वाहियात भगत है जो ये बकवास करते हैं ट्रोल से ना, क्या इनके अंदर कोई गैरत बची है क्या? एक बात बता दूं आपको, मेरे और आपके बच्चे कभी नहीं जाएंगे डोंकी रूट से, इन्हीं के बच्चे जाते हैं जो ट्रोल्स हैं यहाँ पे 2 रुपए वाले। ये सोचना पड़ेगा इनको। और उस दिन ये दहाड़े मार के रोएंगे जब इन वालों को ऐसे लाया जाएगा। तो इनको बेसिकली कोई शर्म हया बची नहीं है, देश से कोई लेना देना जैसे बाकियों को नहीं है, इनको भी नहीं है। और ये बिना बुद्धि के लोग, 5 किलो अनाज पे जीने वाले लोग, ये इस देश को मिट्टी में मिलाने पे तुले हुए हैं, एक खास अंदाज में, एक खास नैरेटिव के तहत। और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मजाक उड़ रहा है, हमारे राष्ट्रवाद की खिलियां उड़ रही हैं। आप देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, कनाडा में सेब नहीं खा रहे अमेरिका का, कनाडा में टमाटर नहीं खा रहे। और जिन कैनेडियंस की अमेरिका में छुट्टियां बिताने की योजना थी, सबने अपनी टिकटें कैंसिल करा दी कि जाइए, हमें आना ही नहीं। सोचिए आप। और एक ये जाहिल लोग हैं जो अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं, हथकड़ियां हमें लग रही है, हमारे बच्चों को लग रही है, और ये अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, ये ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं,
मोदी की नीति को सपोर्ट कर रहे हैं, जयशंकर की जो विफलता है जिसपे उसको सैक कर दिया जाना चाहिए उसको डिफेंड कर रहे हैं। दे आर डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल। तो सोचिए हिंदुस्तान का क्या होगा अगर यही लोग हमारे जो आगे आने वाले समय के ये वो झंडा बरदार, तो मोदी और उनकी पार्टी को शत शत नमन है। बिल्कुल। और बस हम तो यही कहेंगे जो आपने कहा कि सेब नहीं खा रहे, टमाटर नहीं खा रहे और हमारे वाले गालियां ट्रंप की खा रहे हैं और करें इस गाली से फायदा होता है। फायदा होता है, गालियों से भी फायदा होता है, सिर्फ हम ही लाभार्थी हैं उसमें। लाभार्थी देश भर को बना दिया, फिर देश को ही बना दिया, पहले देश वालों को बनाया, फिर लाभार्थी देश को बना दिया। कोई देश है राष्ट्रवाद, वो कहते हैं कि टमाटर सेब छोड़ दिया। यहाँ तो एक मीम था, मीम की चर्चा नहीं हम लोग करते, लेकिन मीम आया था यूक्रेन वॉर रुकवाने पे कि पा ने वॉर रुकवा दी। अब पा के बाद बड़े पापा मिल गए हैं लग रहा है, ऐसा भाव है। होता नहीं घरों में कि बड़े पापा, तो बड़े पापा मिल गए हैं, इस टाइप का इस देश में माहौल हो चुका है। मैं देख रहा हूं ना, वो ट्रंप का बचाव करने में लगे हुए हैं। भाई ऐसा, अगर किसी देश में ऐसे राष्ट्रवादियों की भीड़ है तो नहीं चाहिए ऐसे राष्ट्रवादी। उस देश का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता, साक्षात प्रभु आ जाएं तो नहीं रोक पाएंगे। जहां पर एक आदमी के चक्कर में किसी को भी अपना वो मान लो कि यही हमारा मालिक है। अब ट्रंप के सब भक्त हो लिए कि भाई ट्रंप के सामने मोदी जी नहीं बोल रहे तो ट्रंप मतलब उस और भी बड़ा वाला है, अब इसके पीछे लग जाओ, खड़े हो जाओ। ऐसे सब खड़े हो गए। नेपाल ने ये विजुअल, मामूली ये विजुअल असली बेइज्जती है नेपाल का विजुअल। वो नेपाल, इतना सा नेपाल। खैर, जो है वो भोगिए। इजाजत हमें दीजिए, कल हम फिर आएंगे। हम तो आएंगे ही और मुद्दे लाएंगे ही, जिसे देखना होगा देखेगा। धन्यवाद हेमंत भाई, कल फिर मिलेंगे हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार। थैंक यू आशीष जी।